हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कई सारी चीज़ों को कवर कर रखा था। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे की चीज़ों को। तो पहला जो हमारा इस यूनिट में टॉपिक आता है सुपर मून। सुपर मून के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है, सुपर मून एक ऐसी घटना होती है जिस दिन पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा का आकार साइज़ एक बड़ा दिखाई देता है। तो मान लीजिए आपकी क्या पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जो चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, कैसा परवलय का चक्कर लगा रहा है ना। तो क्या होता है, एक स्थिति आती है जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा होता है, और एक स्थिति आती है जब पृथ्वी के सबसे दूर चंद्रमा स्थित होता है। तो जो पास वाला होता है उस स्थिति को हम बोलते हैं पेरिजी, और जो दूर होता है उसे हम बोलते हैं एपोजी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। सुपर मून वह स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। सीधी सी बात है, चंद्रमा अगर बड़ा देखना है तो पृथ्वी के निकट होना आवश्यक है। इसे पेरिजी फुल मून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा के बीच की जो औसतन दूरी होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, वो औसतन होती लगभग 3,84,000 किलोमीटर। ये औसतन किलोमीटर दूरी होती है। चंद्रमा परवलयाकार कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाता है, इसकी चर्चा हमने अभी की है ना। तो क्या होता है, दूरी घटती बढ़ती रहती है। मतलब एक स्थिति आएगी पास की और एक स्थिति आती है दूर की। इसी प्रकार से सूर्य के पास आती है, सूर्य पर भी कभी पृथ्वी नज़दीक होती है और कभी दूर होती है। हम लोग देखते हैं 3 जनवरी को पास होती है, 5 जुलाई को दूर होती है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्लड मून में। तो ब्लड मून से पहले हम जाने से पहले देख लें कि 27 सितंबर 2015 को सुपर मून की घटना जो संपन्न हुई थी, और इसके बाद सुपर मून और चंद्र ग्रहण दोनों जो घटना वो 1982 में पहली बार दोनों घटनाएं एक बार एक साथ संपन्न हुई थी। इसके बाद हम आते हैं ब्लड मून में। ब्लड मून जो है वो ब्लड मून से पहले हम ब्लू मून समझते हैं। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून में क्या होता है, जब एक माह में, मतलब एक माह में आपके 30 दिन या 31 दिन होते हैं, है ना। तो एक माह में जब दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चाँद ब्लू मून कहलाता है, ठीक है? यहाँ नीले रंग से कोई संबंध नहीं है, यानी हल्का-हल्का थोड़ा पृथ्वी के रंग परिवर्तन के कारण हल्का-हल्का दिखाई देता है, लेकिन इतना डार्क नहीं होता जितना आपको दिखाया गया है, क्योंकि ये आपको समझने के लिए रखा गया है, ठीक है? तो इस पर भ्रम ना करिए, समझने के लिए रखा गया है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल का 31 दिनों से कम होना होता है। इनका मेन रीज़न क्या होता है कि 31 दिनों से कम होने के कारण इसे ब्लू मून की घटना कहा जाता है। ऐसा हर 2-3 साल पर होता रहता है, ठीक है? जुलाई 2015 में ब्लू मून की घटना देखी गई थी। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक ब्लू मून होते हैं, तो उसे ब्लू मून ईयर बोलते हैं, ठीक है? 2018 ब्लू मून ईयर भी था, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं ब्लड मून में। ब्लड मून क्या होता है, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड मून मतलब जो चंद्रमा होता है उसका रंग क्या होता है, उसका रंग हल्का 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 रेड हो जाता है, इसलिए हम इसे ब्लड मून की संकल्पना देते हैं। और क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन होता है और लाल कलर का परिवर्तन अधिक होता है, तो प्रकाश जो लाल कलर है वो चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा हल्का हल्का लाल हो जाता है। एक रीज़न ये भी है, और लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को भी हम ब्लड मून की संज्ञा देते हैं। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को टेट्रॉड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रॉड। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालता है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे चंद्रमा का रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। देखिए, पहला रीज़न आपका ये था, दूसरा रीज़न आपका ये है, ठीक है। इसे ही ब्लड मून या रक्त चंद्र भी कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण दुर्लभ ही होते हैं। सामान्यतः 3 चंद्र ग्रहणों में से एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है। किसी स्थान पर एक दशक में 4 से 5 चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना घटित होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो चंद्र ग्रहण जो होता है बहुत कम ही होता है जो रियल होता है, बाकी तो ऐसे होता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कृत्रिम उपग्रहों में। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, हमने उपग्रहों के बारे में जान रखा था कि सैटेलाइट क्या होते हैं। इसके बाद हम आप देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। ये पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा से समानता स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। यानी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना। तो इसी कारण ये पूर्व की ओर स्थापित किए जाते हैं, यानी पृथ्वी के पूर्व में स्थापित कर दिए जाते हैं।
और फिर पृथ्वी के साथ साथ ही घूमने लगते हैं। ठीक है। सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवी सूर्य समतुल्य कक्षा में यानी पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। ये लाइन पूछी गई है कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होते हैं वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो 600 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इन उपग्रहों का जो परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट होते हैं उनका परिक्रमा काल कितना होता है, तो उनका परिभ्रमण काल जो होता है 24 घंटे यानी 24 आवर्स होता है। ये भूमध्य रेखा को एक निश्चित स्थानीय समय पर ही पार करते हैं, मतलब इनका एक टाइम फिक्स होता है कि भूमध्य रेखा से कब निकलना है कब नहीं निकलना है। ठीक है। जो समानता प्रातः 9 बजे से 10 बजे का होता है, मतलब इतने समय पर ये भूमध्य रेखा के से निकलते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा पृथ्वी के एक परिभ्रमण में सुदूर संवेदन किया जाने वाला क्षेत्र स्वात कहलाता है। ये लाइन पूछी गई, स्वात कौन सा क्षेत्र होता है। ठीक है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के एक परिभ्रमण में सुदूर संवेदी किया जाने वाला क्षेत्र स्वात कहलाता है। जैसे मान लिया आपका ये उपग्रह अब पृथ्वी के जितने एरिया को कवर कर रहा है वो क्या है, वो आपका स्वात कहलाएगा। ठीक है। विभिन्न उपग्रहों में ये प्रायः 10 से 100 किलोमीटर चौड़ी धरातली पट्टी होती है, मतलब ये इतना एक एरिया कवर करते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अतः ये उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा के क्रम में क्रमशः पश्चिम के भाग को बिना कवर किए आगे बढ़ते रहते हैं। ये क्या करते हैं, पश्चिम को नहीं कवर करते हैं, ये पूर्व की ओर आगे कवर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसी कारण पूरी पृथ्वी को कवर करने में कई सुदूर संवेदी उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग पृथ्वी को देखिए कवर करने में अगर भूतुल्य उपग्रहों की चर्चा करें तो लगभग 3 चाहिए होता है। और अगर हम बात करें इन उपग्रहों की, सुदूर संवेदी उपग्रहों की, तो लगभग इनमें बहुत सारे लगाने पड़ते हैं क्योंकि हम पूर्व की तरफ स्थापित करते हैं इनको ईस्ट की तरफ, और वेस्ट का कवर नहीं हो पाता है तो बहुत सारे उपग्रह लगाने पड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दूर संचार उपग्रह जिसे हम भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित करते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिनकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाते हैं। इनकी वैसे अगर फिक्स ऊंचाई देखें तो हम लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं, वैसे आपका 36 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है। स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने के कारण ये स्थिर होते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, अब पृथ्वी के सामने स्थापित कर दिए गए, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी वैसे वैसे ही ये उपग्रह भी उसी के साथ घूमते जाते हैं, तो हमें लगता नहीं कि ये घूम रहे हैं, तो ये हमें स्थायी देखने को मिलते हैं। ठीक है। मतलब लगता है कि ये स्थायी हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आँखों पर चश्मा पहन लें, तो अब चश्मे को हम कहीं पर भी घुमाएं, है ना, चेहरे को हम कहीं पर भी घुमाएंगे तो चश्मा भी घूमेगा, तो हमें लगेगा चश्मा हिल नहीं रहा जबकि चश्मा भी हिल रहा है। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये उपग्रह ऐसे स्थापित किए जाते हैं। इसी कारण इन्हें भू-स्थैतिक उपग्रह भी कहते हैं। समस्त पृथ्वी को एक साथ कवर करने के लिए न्यूनतम 3 भू-स्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 3। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूनतम कितने उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है, तो 3 उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आते हैं पृथ्वी पर जो कुछ भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं अंतरिक्ष यान, उनकी चर्चा करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं आपके। चंद्रयान प्रथम की चर्चा करते हैं। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा भारत में द्वीप है जैसे जहाँ से भारत पीएसएलवी जीएसएलवी के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च करता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी C11X से लॉन्च किया गया था चंद्रयान प्रथम को। चंद्रयान प्रथम को रवाना किया गया था 8 नवंबर 2008 को। चंद्रयान प्रथम ने अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा पर प्रवेश किया था उसने। इस प्रकार अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, चीन के बाद भारत चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचने वाला 6वां देश बन गया था। ठीक है। चंद्रयान प्रथम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मिनिएचर सिंथेटिक एपरेचर रडार, मून मिनरोलॉजी मैपर, कुल 11 आधुनिकरणों से लैस था। ठीक है। आपको ये जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये रखना है कि चंद्रयान प्रथम भारत लॉन्च किया था 2008 में लॉन्च किया था। ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं चंद्रयान 2 में, क्योंकि चंद्रयान 2 हाल ही का है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रयान 2 जो है, इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। ये भारत के लिए दूसरा अंतरिक्ष मिशन था जो चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया गया था। इसमें देखिए शामिल क्या क्या थे,
ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये शामिल थे। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद मंगलयान मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलयान जिसका औपचारिक नाम क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम नाम रखा गया था, भारत का प्रथम मंगल अभियान था। ये 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने हेतु लॉन्च किया गया था और ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। और भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल मिशन को स्थापित कर लिया था। लगभग इसमें जो खर्च आया था 400 करोड़ का खर्चा आया था इसमें। यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और PSLV C-25 का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर ये बहुत खास देखने वाली बात है कि PSLV यहाँ तक कि GSLV तक का इस्तेमाल नहीं किया गया, PSLV का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत एक अद्भुत काम है, द्वारा छोड़ा गया था। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जिन्हें मंगल पर अपने मिशन भेजे हैं, जिसमें सोवियत रूस है आपका, नासा का मतलब नासा है, यूरोपीय एजेंसी है। इसके बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जो पहली बार में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। हालांकि कोई देश पहुंच पाया है बार में है, लेकिन भारत पहली बार में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। भारत एशिया का ऐसा करने वाला प्रथम देश बन गया है। चीन, जापान अपने मंगलयान अभियान में असफल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कुछ प्रमुख तत्वों में। प्रमुख तत्वों में लगभग आपका एक ही तत्व है, जैसे आपका देखते हैं। पृथ्वी से क्षुद्र ग्रहों की संभावित टक्कर को रोकने के लिए नासा ने अक्टूबर 2015 में एस्ट्रॉयड रेडिएक्शन मिशन की शुरुआत की थी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए नासा ने कौन से मिशन की शुरुआत की थी, तो एस्ट्रॉयड रेडिएक्शन मिशन की शुरुआत की थी। ऐसे आपने सुना होगा कि जो एक बेनू नाम का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है, उसके लिए नासा बहुत सारे एजेंसी से मिलकर बहुत सारे काम करता रहा है ना। तो वही चीज़ें हैं कि ये चीज़ें इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने सौरमंडल का जो एरिया है, सौरमंडल में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब हमने कवर कर रखी हैं। आपके जो TGT एग्ज़ाम है, इन सब के सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका TGT है आपका, और PGT है आपका, और आपका नेट है। लगभग इन सभी एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए और आपके UPSC का जो सिलेबस है, ठीक है, UPSC या यूपी PCS जो है, इन सबको इन सब के सिलेबस को अकॉर्डिंग में रखते हुए हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बेहतर और अच्छी रणनीति बनाने में कामयाब होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए ताकि हम भी आपकी सहायता से आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।